हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सबका इन्फोब्राइट इंस्टीट्यूट के ई लर्निंग वीडियोस में। सो टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस विच विल हेल्प्स यू टू गेटिंग द गुड मार्क्स इन एसएससी एग्जाम। सो वीडियो के आखिर तक बने रहिए बिकॉज आवर गोल इज टू ऑलवेज कीप यू अपडेटेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। What does IFSC code stand for? A. International Financial Security Code. B. Indian Financial Security Code. C. Integrated Financial Services Code. और D. Institutional Fiscal Security Code. अब एससी के एग्जाम में आपको बहुत सारे फुल फॉर्म्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये उसमें से एक है। अब आईएफएससी होता क्या है एक्चुअली में, तो अगर आपको इंडियन बैंक से दूसरे बैंक्स में ट्रांसफर करवाना है अपना अमाउंट, तो आपको दो चीज़ें तो कंपलसरी लगने ही वाली है। एक तो है सामने वाले का बैंक अकाउंट नंबर और सेकेंड उस पर्टिकुलर बैंक का आईएफएससी कोड, जिससे मालूम पड़ता है कि वो बैंक कहाँ का है या किस लोकेशन का है। सो क्या आपको आंसर मालूम पड़ा कौन सा है? सो यस, द राइट आंसर इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। सो सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ओटीपी? ए. वन टाइम पासवर्ड. बी. ओवर द फोन. सी. ओपन ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल. या डी. ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। सो ये भी एसएससी में पूछने वाला बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। ओटीपी क्या होता है एक्चुअली में, कि वो आपके फ़ोन में आने वाला एक वन टाइम यूज सिक्योरिटी कोड की तरह होता है, जो कि आपको या तो लॉगिन करने के लिए या तो फिर ट्रांजेक्शन अमाउंट यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्पफुल होता है। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज़ अ राइट आंसर। वाई? बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि ओटीपी जो है वो सिंगल टाइम यूज होता है, सो वन टाइम पासवर्ड इज अ राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज यूपीआई पिन which will required for making all transactions. Option A 6 digit, option B 4 digits, option C both 6 and 4 digits, option D none of these options. सो यूपीआई ट्रांजेक्शन के अंदर हमें कितने डिजिट का कोड लगता है जिससे हम लोग ट्रांजेक्शन्स वगैरह ठीक से कर पाए। तो नॉर्मली यूपीआई अगर हम लोग को ट्रांजेक्शन करना है, यूपीआई आई डी से अगर हम लोग को ट्रांजेक्शन करना है, तो हम लोग को या तो 4 डिजिट या तो 6 डिजिट का कोड हम लोग यूज़ कर सकते हैं जिससे हम लोग ट्रांजेक्शन कर पाए, जिसको हम पर्सनल कोड भी बोलते हैं, जो हम लोग अपने फ़ोन से डालते हैं। सो कैन यू गेट द आंसर? सो यस, सी इज़ राइट आंसर। बोथ 6 and 4 digit we can use for UPI transactions. सो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आईसीटी initiatives by MHRD deals with e-governance for institution universities. Option A विद्वान, ऑप्शन बी समर्थ, ऑप्शन सी स्वयं, या ऑप्शन डी IRINS। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ई गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए किसको इनिशिएटिव दिया गया है, जो आपका HMRD है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा किसको वो इनिशिएटिव दिया गया है एक्चुअली में। राइट आंसर जानने के लिए सबसे पहले ऑप्शंस को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विद्वान। विद्वान जो है एक डेटाबेस एंड एक्सपर्ट रिसर्च मेंटेनेंस का एक एजेंसी है, जो कि इन्फ्लिप नेट से चलाया जाता है। सो इसका डेटाबेस का ई गवर्नेंस से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। सेकेंड जो है स्वयं, स्वयं के बारे में शायद से आपको पता रहेगा, इज़ अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर द ऑनलाइन कोर्सेज। तो इसका भी कुछ रिलेशन नहीं है अपने ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स वगैरह से या इंस्टीट्यूट्स वगैरह से। उसके बाद में आता है IRINS, इज़ अ इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम। सो इज़ अ रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली में। सो इसका ई गवर्नेंस से भी कुछ लेना देना नहीं है। सो ऑप्शन एक ही बचा। सो राइट आंसर इज समर्थ। So what is the Samarth? The Samarth is an initiative by the Ministry of Human Research Development in India focused on the e-governance in institution and universities. Basically ये जो है MHRD जो है उन्होंने बनाया हुआ एक समर्थ नाम का एक ई-गवर्नेंस इंस्टीट्यूट है, जिसके द्वारा मेनली उनका फोकस जो होता है वो होता है सिक्योर एंड स्केलेबल प्लेटफॉर्म फॉर द एकेडमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। सो राइट आंसर इज समर्थ। सो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं,
The shared information that operating system manage includes the CPU, memory, storage devices and printers. ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है ये। आपके एससी के एग्जाम में बहुत बार ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन पूछते हैं। सो इसका आंसर है ट्रू। वाई? बिकॉज actually the OS controls and coordinate these resources to ensure the proper functioning for the application and overall system operation। जो हमारे ये जो सारे कंपोनेंट्स है या फिर जो सारे रिसोर्सेस है, CPU हो गया, रैम वगैरह हो गया, मेमोरीज वगैरह हो गए, ये सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए OS का मतलब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत मेन रोल होता है। सो ऑलवेज इसका आंसर ट्रू ही रहेगा। तो ट्रू इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। डैश द स्क्रोलिंग द पेज लेफ्ट और राइट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर भी इसका क्वेश्चन मोस्टली पूछता है। सो ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन बी वर्टिकल, ऑप्शन सी डायगोनल और ऑप्शन डी रीसाइज। जब हम लोग पेज को स्क्रॉल करते हैं फिर किसी चीज को स्क्रॉल करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो कौन सा स्क्रॉलिंग बार या उस टाइप के स्क्रॉलिंग को क्या बोलते हैं? सो आपको क्या आंसर गेट इट हुआ? सो इज अ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग। बिकॉज हम लोग स्क्रॉलिंग है लेफ्ट टू राइट कर रहा है, तो इसको नॉर्मल तरीके से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग भी बोलते हैं। सो राइट आंसर इज ए। सो क्वेश्चंस एकदम ध्यान से पढ़ना है जिससे आपको आंसर्स क्वेश्चंस में ही नॉर्मली हम लोग को मालूम पड़ जाता है। आप बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसका रिलेवेंट आंसर क्या हो सकता है उसका अंदाज़ा लगाओ, फिर भी आप इसी को पास कर सकते हो। बस प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 पर आता है। द क्रेडिट रिपोर्ट स्टेटमेंट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट योर अनपेड अमाउंट्स। सो इज इट ट्रू और फॉल्स? सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो क्रेडिट रिपोर्ट स्टेटमेंट होती है वो आपके अनपेड अमाउंट के रिलेटेड होती है क्या? सो हाँ। सो आंसर इज ट्रू। वाई? बिकॉज क्रेडिट रिपोर्ट जो आपको भेजी जाती है उससे क्या होता है कि क्रेडिट का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि आपने बैंक से एज अ लोन अमाउंट उठाई है आपके क्रेडिट कार्ड से, जिसको आपको हाई इंटरेस्ट पे रिटर्न करना है। सो अगर आप क्रेडिट रिपोर्ट देखोगे तो उसके अंदर आपने अमाउंट जो पेड नहीं की होगी उसके रिलेटेड चीज़ें लिखी होती है कि आपने अमाउंट पे नहीं की, आपको कितने अमाउंट पे वगैरह करनी है। सो इस राइट आंसर इज ऑफकोर्स ट्रू इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द टाइप ऑफ एन IPv4 address? ऑप्शन ए 64 बिट, ऑप्शन बी 128 बिट, ऑप्शन सी 16 बिट या ऑप्शन डी 32 बिट। सो इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि IPv4 एड्रेस मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का साइज कितना होता है, एक्चुअली में कितने बिट्स का उसका साइज होता है। सो राइट आंसर इज 32 बिट। जो हम लोग का IPv4 एड्रेस होता है उसका एक्चुअल में साइज होता है 32 बिट, और वही अगर हम IPv6 ले ले, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, उसका साइज उससे दुगना होता है, मतलब 64 बिट्स का उसका साइज होता है। सो राइट आंसर इज 32 बिट फॉर द IPv4 एड्रेसेस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीक्रेट कोड दैट गिव्स यू एक्सेस टू सम प्रोग्राम इज ऑप्शन ए पासवर्ड, ऑप्शन बी हेल्प, ऑप्शन सी कट या ऑप्शन डी क्लोज। सो आपका जो प्रोग्राम वगैरह रहेगा या फिर समथिंग कुछ भी चीज़ रहेगा उसको एक्सेस करने के लिए एक सीक्रेट कोड होता है, उसको क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। सो आपको आंसर पता चल ही गया होगा एक्चुअली में, इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो राइट आंसर इज पासवर्ड। ठीक है, सो कुछ भी प्रोग्राम वगैरह या फिर कुछ भी चीज़ें उनको अगर एक्सेस करना रहेगा तो एक सीक्रेट कोड जो होता है उसको हम सिंपली में बोलते हैं इज अ पासवर्ड। ठीक है, सो राइट आंसर इज पासवर्ड। सो आता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, द क्वेश्चन नंबर 10। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ BIOS मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज टू सेट अप द हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑप्शन ट्रू एंड फॉल्स। तो हम लोग का जो BIOS है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सो यस उसका काम, उसका जो प्राइमरी फंक्शंस क्या है एक्चुअली में, कि जब भी हम लोग का PC ऑन होता है तो सबसे पहला BIOS कॉल होता है जो सारी चीज़ें चेक करता है। आपने देखा रहेगा जब भी PC वगैरह ऑन होता है तो PC का जो ये होता है कीबोर्ड वगैरह होता है उसके बल्ब्स वगैरह चलते हैं, या जो हम लोग का सिस्टम वगैरह है उसकी लाइटिंग्स वगैरह ग्लो होती है, तो वो BIOS की वजह से होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
द बायस इज सेट अप द हार्डवेयर एंड लोड टू स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका काम क्या है? हार्डवेयर वगैरह चेक करना, लोड वगैरह देखना, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह को ऑन करना, ये बायस का काम है। सो राइट आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 11 पर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ क्लिपबोर्ड? ऑप्शन नंबर ए कट, ऑप्शन नंबर बी कॉपी, ऑप्शन सी पेस्ट या ऑप्शन डी प्रिंट। तो एक्चुअली में क्लिपबोर्ड होता क्या है? आप कोई भी चीज़ या कॉपी वगैरह करते हो तो एक जगह होती है जहाँ पे वो एक स्टोरेज की तरह होती है, जहाँ पे वो अपनी कॉपी किया हुआ या फिर कट किया हुआ जो चीज़ होती है वो एक जगह पे स्टोर होती है। उसके बाद में आप उसको जब पेस्ट करते हो तो वो स्टोरेज में से आपको वो जो डेटा है वो आपको पेस्ट एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मिल जाता है। ठीक है, तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रिंट। सो इनमें से चारों में से प्रिंट ही एक ऐसा फीचर है जो कि क्लिपबोर्ड में किसी काम का नहीं है। बिकॉज क्लिपबोर्ड सिर्फ क्या करता है, उस डेटा को रखता है, जो भी आप कॉपी करते हो, जो भी आप कट करते हो, उसको डेटा को अपने पास रखता है एंड देन जहाँ पे आप क्लिक करके उसको पेस्ट करना चाहो आप पेस्ट कर सकते हो। सो कट कॉपी पेस्ट इज अ फीचर ऑफ क्लिपबोर्ड, जो कि प्रिंट नहीं है, प्रिंट उसका काम नहीं है। सो राइट आंसर इज प्रिंट इज नॉट अ फीचर ऑफ क्लिपबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग की सीक्वेंस यूज टू राइट डॉलर सिंबल? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसी के एग्जाम में। ऑप्शन ए Alt+63, ऑप्शन बी Alt+36, सॉरी, ऑप्शन सी Ctrl+36, ऑप्शन डी Ctrl+63। सो कौन सा शॉर्टकट की है जो कि हमें यूज होता है डॉलर साइन सिंबल्स को अपने यहाँ पर प्रिंट आउट करने के लिए, फिर स्क्रीन पे दिखाने के लिए? अगर मुझे डॉलर साइन चाहिए मेरे पर्टिकुलर अमाउंट के सामने या फिर किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, तो मैं क्या करूँ, कौन सा की प्रेस करूँ जिससे मेरे को डॉलर साइन मिल जाए? सो द राइट आंसर इज Alt+36। बिकॉज Alt+3 जब आप करोगे, ट्राई करना एक बार, जब आप करोगे तो आपको डॉलर साइन आपको स्क्रीन पर दिखेगा, डॉलर साइन आता हुआ। सो राइट आंसर इज बी। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि हम क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर विल ऑलवेज प्रोटेक्ट अगेंस्ट फिशिंग अटैक्स, ट्रू एंड फॉल्स? ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है ये। सो एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक्चुअली में होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि फिशिंग अटैक्स को रोकता है। सो हाँ, वो एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर फिशिंग अटैक्स को रोकता है, बट यहाँ पे वर्ड पे आप ध्यान से पढ़ोगे जरा क्वेश्चंस को, तो एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर ऑलवेज प्रोटेक्ट लिखा हुआ है। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? वो जो सॉफ्टवेयर जो है, एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर जो है, वो कभी भी 100% गारंटी नहीं देता कि हाँ मैं प्रोटेक्ट करूँगा ही। द फिशिंग अटैक्स कैन बी सफिस्टिकेटेड एंड कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। सो ज़रूरी नहीं है कि वो फिशिंग अटैक्स जो है 100% प्रिवेंट करेगा। सो इसका राइट आंसर है फॉल्स। बिकॉज यहाँ पे ऑलवेज लिखा हुआ है और हम लोग का जो एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर है वो गारंटी देता नहीं कि हाँ मैं 100% रोक ही लूँगा। सो राइट आंसर इज फॉल्स। सो क्वेश्चन नंबर 14, बैकग्राउंड ऑफ द स्क्रीन इज आल्सो नोन एज डैश। ऑप्शन ए एप्लीकेशन, ऑप्शन बी विंडो, ऑप्शन सी डेस्कटॉप, ऑप्शन डी फ्रेम। सो स्क्रीन के बैकग्राउंड को एक्चुअली में क्या बोलता है? ठीक है, सो ऑप्शंस को पहले ध्यान से देखते हैं। एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन नथिंग बट द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन फॉर प्लेटफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क और फंक्शंस। सो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बैकग्राउंड से उसका कुछ रिलेट नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग अगर और दूसरा देखें तो विंडो, विंडो इज अ रेक्टेंगुलर एरिया दैट स्क्रीन दैट डिस्प्ले द कंटेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ फाइल। नॉर्मली जो फाइल्स वगैरह जो होते हैं या कंटेंट वगैरह होता है उसको डिस्प्ले करने के लिए एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं सिंपली विंडोज। ठीक है, तो वो भी हम लोग का बैकग्राउंड स्क्रीन का उससे कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद में फ्रेम सेम ही होता है विंडोज की तरह ही, बट इट कैन रेफर्स द बॉर्डर सेक्शंस ऑफ द विंडोज दैट सेपरेट कंटेंट एंड रेस्ट ऑफ द स्क्रीन। एक सेपरेट बॉर्डर टाइप में होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेमिंग। सो आपको राइट आंसर मालूम पड़ ही गया होगा। सो इज द राइट आंसर इज डेस्कटॉप। In the computing, the desktop refers the graphical user interface that display on your screen after the login your operating system. So normally इसके अंदर डेस्कटॉप के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती है, आइकॉन्स वगैरह, शॉर्टकट्स वगैरह जो होती है, गैजेट्स वगैरह जो होता है। सो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का डिपेंडिंग होता है। तो राइट आंसर इज डेस्कटॉप। देयर इज अ बैकग्राउंड ऑफ
स्क्रीन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द डम टर्मिनल हैज, सो ऑप्शन ए एन एम्बेडेड सिस्टम, ऑप्शन बी एक्सटेंसिव मेमोरी, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, या ऑप्शन डी अ कीबोर्ड एंड स्क्रीन। सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। डम टर्मिनल मतलब क्या होता है, जिसके अंदर एक इनपुट डिवाइस एंड डिस्प्लेस वगैरह जो होते हैं, बट इज लैक द इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। द डम टर्मिनल इज रिलेस एंड mainframe or a central computing system for processing the task, and they do not have a extensive memory and embedded system actually. So इस स्टेटमेंट से आपको इतना तो मालूम पड़ गया होगा कि उसके अंदर हम लोग को एक्सटेंसिव मेमोरी और एम्बेडेड सिस्टम का कुछ लेना देना नहीं है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कीबोर्ड एंड स्क्रीन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इज अ कंसिस्ट ऑफ कीबोर्ड एंड स्क्रीन मीन्स डिस्प्ले, इनपुट डिवाइस एंड डिस्प्ले, दैट इज लैक टू इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग। तो उसके इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग का कुछ मतलब नहीं है, बस एक डम टर्मिनल होता है। डम का मतलब आपको पता रहेगा, सिंपली उसके अंदर एक कीबोर्ड होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, और सिंपली उसके अंदर एक डिस्प्ले स्क्रीन होता है जो इनपुट लेगा और उससे डिस्प्ले करेगा, दैट्स कॉल्ड द डम टर्मिनल। ओके, सो राइट आंसर इज डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 16, अ प्रोटोकॉल which used to access web page on World Wide Web is HTML, true and false. So protocols means rules and regulations, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, वेब पेज को एड्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको वेब पेज, द प्रोटोकॉल्स विच यूज टू एक्सेस द वेब पेजेस ऑन www वर्ल्ड वाइड वेब, सो उसको HTML बोलते हैं क्या? सो नहीं, HTML इज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विच यूज टू क्रिएट द वेब पेजेस, है ना। वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए उसको हम लोग यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के लिए वेब पेजेस का, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो इसका अगर राइट आंसर अगर आपको जाना रहेगा तो इसका राइट आंसर है HTTP इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल टू एक्सेस द वेब पेजेस। सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज फॉल्स, ठीक है। सो HTML यूज़ नहीं करते, HTML कोई प्रोटोकॉल नहीं है जो कि आपके वेब पेज को एक्सेस करने में मदद करता है। सो द आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, विच इज द शॉर्टकट की टू सेव समथिंग इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आपको कुछ भी सेव करना वगैरह रहेगा, कुछ भी डाटा अगर आपने बनाया है उसको अगर सेव करना रहेगा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो शॉर्टकट की कौन सी होगी? ऑप्शन ए Ctrl+S, ऑप्शन बी Ctrl+1, ऑप्शन सी Ctrl+Q, ऑप्शन डी Ctrl+X। थोड़ा शॉर्टकट की के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग को मालूम पड़ेगा कि राइट आंसर क्या हो सकता है। जैसे कि Ctrl+X जो है वो हम लोग किसी भी टेक्स्ट वगैरह को अगर वर्ड के हिसाब से ले, वर्ड डॉक्यूमेंट के हिसाब से ले, तो टेक्स्ट को कट वगैरह करने के लिए, कट या पेस्ट, मतलब एक जगह से दूसरा उसका लोकेशन चेंज करना रहेगा टेक्स्ट का, तो हम लोग यूज़ करते हैं क्लिपबोर्ड के अंदर वो डेटा सेव होकर दूसरी जगह पे हम उसको पेस्ट कर सकते हैं, तो कट पेस्ट, ठीक है, उसको उठाकर दूसरी जगह पे रखना। देन आता है तुम्हारा Ctrl+1। Ctrl+1 इज अ शॉर्टकट की फॉर सेट द लाइन स्पेसिंग। अगर आपको लाइन स्पेसिंग वगैरह लगाना है, ठीक है, सिंगल लाइन स्पेसिंग अगर आपको लगाना है, समझो आपने कोई लाइन स्पेसिंग लगाया जो कि 3.1 है, दो अलग अलग लाइन्स के बीच में, तो Ctrl+1 करोगे तो आपका लाइन स्पेसिंग सिंगल हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+Q जो है वो फॉर्मेटिंग रिमूविंग के लिए यूज़ करता है। अगर कुछ में फॉर्मेटिंग वगैरह आपने दिया है जो कि फॉर्मेटिंग स्टाइल से अलग है, जैसे कि लाइन स्पेसिंग ही दिए, एक तरीके से समझ लो लाइन स्पेसिंग दिया है, अगर उसको मेरे को हटाना है तो सेलेक्ट कर लो पैराग्राफ को और Ctrl+Q कर दो, लाइन स्पेसिंग हट जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा तरीके से सिंपली। सो बचा एक Ctrl+S। सो राइट आंसर इज Ctrl+S। एक्चुअली में कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह आपको सेव करना रहेगा तो हम Ctrl+S प्रेस करते हैं, जिससे क्या होता है जो भी आपने वर्क बनाया है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट वगैरह बनाया रहेगा वो आप सेव कर सकते हो। सो राइट आंसर इज Ctrl+S। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज अ बार फाउंड एट द टॉप ऑफ द विंडो विच इंक्लूड्स द नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट वर्ड। ऑप्शन है टाइटल बार, ऑप्शन बी टास्क बार, ऑप्शन सी मेन्यू बार, ऑप्शन डी स्टेटस बार। सो क्वेश्चन में बोला है कि विंडो के जो टॉप में एक बार होता है जिसके ऊपर उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का या उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है, उस पर्टिकुलर बार को क्या बोलते हैं, ठीक है। अदर ऑप्शंस को, जो टाइटल बार होता है, टाइटल बार मीन्स जो टॉप साइड में आपका जो डॉक्यूमेंट का नाम वगैरह होता है उसको हम बोलते हैं टाइटल बार। टास्क बार दैट मीन्स डाउन साइड में जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टास्क बार होता है जहाँ पे आपकी जो भी टास्क, अब जो भी आप एप्लीकेशन चला रहे हो वहाँ पे होते हैं, उसको हम टास्क बार बोलते हैं। मेनू बार जहाँ पे आपको सारे मेनू डिस्प्ले हो रहे हैं, वो सारे मेनू बार्स हैं।
और हर डॉक्यूमेंट के डाउन साइड में एक स्टेटस बार होता है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट के साइजिंग वगैरह के बारे में, कितने पेजेस वगैरह है उसके बारे में, है ना, स्क्रोलिंग बार्स वगैरह उसके ऊपर होते हैं, या कितने वर्ड्स वगैरह लिखे उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, उसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। सो राइट आंसर आपको मालूम पड़ गया होगा, इसे टाइटल बार, उसके नाम के हिसाब से वो राइट है, टाइटल है ना। हमको पूछा भी वही है कि उस प्रोग्राम का नाम, उस डॉक्यूमेंट का नाम किस पर्टिकुलर बार पे लिखा होता है उस विंडो के ऊपर। सो इज अ टाइटल बार। सो राइट आंसर इज टाइटल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, when you print a message it is automatically deleted from your inbox। ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है ये एक्चुअली में। सो क्वेश्चन में बोला है कि अगर आप किसी मैसेज को प्रिंट करते हो तो ये वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है कि आपके इनबॉक्स में से। ईमेल का क्वेश्चन है एक्चुअली में ये। सो राइट आंसर इज फॉल्स। ठीक है, अगर हम कोई भी मैसेज प्रिंट वगैरह करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको डिलीट हो जाता है या फिर ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाता है अपने इनबॉक्स में, ऐसा कुछ नहीं है। प्रिंट एक थिंग है जिसे हम लोग को अगर वो हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में चाहिए रहेगा तो हम लोग हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में ले सकते हैं। सो राइट आंसर इज ऑलवेज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच इज नॉट अ एडिशन और वर्जन ऑफ MS वर्ड। इनमें से कौन सा एडिशन या वर्जन MS वर्ड का वर्जन नहीं है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का वर्जन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वर्ड MS वर्ड 2003, ऑप्शन बी MS वर्ड 2007, ऑप्शन सी MS वर्ड 2010 या ऑप्शन डी MS वर्ड 1020। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी MS वर्ड 1020। हमारे पास MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के वर्जन्स अलग अलग है। ठीक है, सो वर्ड 2003 ये भी उसका वर्जन है, 2007 ये भी उसका वर्ड का वर्जन है, 2010 वो भी वर्जन है। लेटेस्ट अभी हम लोग यहाँ पे आ रहा है 2022 भी है, 2024 भी है। ठीक है, वर्जन्स डिपेंड करता है। ठीक है, फीचर्स उसके अंदर थोड़े थोड़े अलग होता है, बट MS वर्ड 1020 इज ए रॉन्ग। ठीक है, सो इज नॉट अ एडिशन ऑफ और वर्जन ऑफ MS वर्ड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 21, in most word processing program what should you select in word to add a table to the document। सो अगर आपको आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ऐड करना है, ठीक है, टेबल डेटा, ठीक है, ऐड करना रहेगा तो आप कहाँ जाएंगे, क्या उसके लिए प्रोसेस है। सो ऑप्शन ए फाइल देन प्रिंट, ऑप्शन बी इंसर्ट देन टेबल, ऑप्शन सी लेआउट देन टेबल या ऑप्शन डी डेटा देन टेबल। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर इसलिए है क्योंकि अगर मेरे को कुछ भी एलिमेंट, कुछ भी चीज़ें अगर मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड करनी है, इंसर्ट करनी है, तो मुझे इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा। इंसर्ट टैब में जाके वहाँ पे एक ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, वहाँ से हम टेबल्स ले सकते हैं, रो कॉलम खुद से भी ले सकते हैं या फिर सेलेक्ट कर सकते हैं कितना हमको रोज एंड कॉलम चाहिए, एंड देन हम लोग टेबल इंसर्ट कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता है, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज USSD स्टैंड फॉर। ठीक है, USSD का फुल फॉर्म हम लोग को यहाँ पे पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए अनस्ट्रक्चर्ड सफल वाइज डेट, ऑप्शन नंबर बी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लाई सैक्रिमेंटरी सर्विस डेटा, ऑप्शन सी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट सर्विस डेटा या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस अबाउ। सो USSD कोड स्टैंड फॉर, इसका राइट आंसर शायद से आपको पता रहेगा। सो यस, राइट आंसर इज सी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट सर्विस डेटा। एक्चुअली में USSD कोड होता क्या है वो आपको एक डिटेल बता देता हूँ मैं, कि पहले हम लोग बैलेंस वगैरह चेक करने के लिए कोड्स वगैरह यूज़ करते थे, जिसमें हैशट्रिक वगैरह मतलब *121 हैश इस टाइप के हम लोग कोड यूज़ करते थे, जिससे हम लोग रिचार्ज भी करते थे पहला, और पहले बैलेंस वगैरह चेक करने के लिए हम उसका यूज़ करते थे, उसको ही हम बोलते हैं USSD कोड्स। ठीक है, तो उसका जो फुल फॉर्म है वो है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट सर्विस डेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, एब्रिविएशन ऑफ URL इज। सो URL का हम लोग को सिंपली फुल फॉर्म पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं, ए यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर या ऑप्शन डी यूनाइट रिसोर्स लोकेटर, यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर सिंपली। तो URL जो होता है उसका
सिंपली आपको ब्रीफ में बता देता हूँ क्या होता है। अगर आप कुछ भी सर्च इंजन के अंदर या फिर आपके ब्राउजर के अंदर कुछ भी सर्च करते हो सर्च इंजन का यूज़ करके, उसमें आपको एक क्वेरी डालनी पड़ती है। वो सिंपली आप आजकल के जो सर्च इंजन है वो एडवांस हो गए, उसमें हम डायरेक्टली कोई भी कीवर्ड लिखते हैं, जैसे मेरे को सॉन्ग्स वगैरह सर्च करना है तो हम डायरेक्टली सॉन्ग का नाम सर्च कर सकते हैं, या फिर एक यूआरएल एक्चुअली में हम उसको अंदर पुट आउट करते हैं, जैसे कि सिंपली https://www.google.com इज वन ऑफ द यूआरएल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, है ना। रिसोर्स को लोकेट करने के लिए, मतलब उस पर्टिकुलर पेज तक जाने के लिए एक लोकेशन, एक लोकेटर लगता है। तो जैसे मैंने अभी आपको जो यूआरएल बताया उसके अंदर google.com का एक यूआरएल है जो यहाँ पे जो आपको गूगल के पेज पर लेके जाएगा। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करता है। अ पर्सन कैन मेक अ पेमेंट दैट ऑप्शन, पर्सन कितने वे से पेमेंट कर सकता है, क्वेश्चन में सिंपली पूछा हुआ है। ऑप्शन है यूजिंग द मोबाइल नंबर एंड MMID, मतलब P2P, पर्सन टू पर्सन। ऑप्शन नंबर बी यूजिंग द अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड, जैसे मैंने बताया, पर्सन टू अनदर। ऑप्शन नंबर सी यूजिंग द आधार नंबर ABRS का यूज करके, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस अबव। ठीक है, तो अगर हम मुझे एक पर्टिकुलर पर्सन को अगर पेमेंट वगैरह करना है तो उसके कितने ऑप्शंस हो सकते हैं। सो बहुत सारे ऑप्शंस हम लोग के पास है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस अबव, ऑप्शन डी। बिकॉज हम मोबाइल नंबर से भी या फिर MMID से भी पर्सन टू पर्सन हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, या आधार नंबर भी जो हम लोग का है उसके द्वारा भी हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अकाउंट नंबर के द्वारा, जैसे मैंने बताया था कि IFSC कोड और अकाउंट नंबर का यूज़ करके भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये तीनों भी ऑप्शंस यूज़ करके हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। सो राइट आंसर इज कंट्रोल डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट आर द फैसिलिटीज ऑफर्ड अंडर *99# सर्विसेज। जैसे मैंने बोला था आपको कि USSD कोड है, तो *99# मतलब एस्टिक 99# इज वन ऑफ द USSD कोड। तो क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है ये कोड हमको, उसके बारे में क्वेश्चन है। सो ऑप्शन नंबर ए इंटर बैंक अकाउंट टू अकाउंट फंड ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर बी बैलेंस इंक्वायरी। ऑप्शन सी मिनी स्टेटमेंट beside the host of other services, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस अबव। सो अगर हम ये पर्टिकुलर कोड का यूज़ करते हैं तो हमें कौन से ऑफर्स या फिर कौन से सर्विसेज हम ले सकते हैं। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक्चुअली में ये कोड का यूज़ करके हम लोग मनी ट्रांसफरिंग वगैरह करवाते हैं, मतलब मोस्टली यूज़ होता है ट्रांसफ़र या फंड ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर पर्टिकुलर अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसमें हम लोग को ये सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है। बैलेंस इंक्वायरी भी हम चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट्स वगैरह भी हम चेक कर सकते हैं, या अकाउंट से फंड ट्रांसफर भी करवा सकते हैं इसका यूज़ करके। सो यस इज ऑल ऑफ दिस अबव। इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस अबव रहेगा, बिकॉज ये सारे फैसिलिटीज़ हम यूजिंग द * 99# का यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। एब्रीविएशन ऑफ UPI इज, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है UPI का। ठीक है, मोस्टली जो हम लोग का ई गवर्नेंस वगैरह का जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पूछते हैं, आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। सो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए यूनिक पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन बी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन सी यूनियन पे इंटरफेस। ऑप्शन डी यूनिफाइड पे इंटरफेस। सो एनी गेसेस? द राइट आंसर इज ओके, so right answer is unified payment interface. So unified payment interface option B is the right answer, because the हम लोग का जो unified payment interface है is a real time payment system developed by the National Payment Corporation of India that used to fund transfer between the bank account to अदर बैंक अकाउंट, या फिर फोन प्लेटफॉर्म से एक पर्टिकुलर फोन प्लेटफॉर्म का एक एप्लीकेशन की तरह ले लो, एक इंटरफेस की तरह ले लो, जो कि बनाया है NPCI ने फॉर द फंड ट्रांसफरिंग। तो UPI का फुल फॉर्म इज अ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इज अ इंटरफेस फॉर पेमेंटिंग, है ना। सो ऑप्शन नंबर जो हम लोग का बी है इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT सिस्टम। सो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है NEFT के लिए, वो हमें ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए there is no limit on transaction through the NEFT. Option B NEFT operates in early batches. Option C NEFT is a payment system which
facilitate one-to-one fund transfer. Option D, only bank branches which are NEFT embedded can be part of the NEFT fund transfer network. So इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये हमें ढूंढना है, ठीक है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, देयर इज नो लिमिट ऑन ट्रांजेक्शन थ्रू द NEFT. एक्चुअली ये रॉन्ग है NEFT के रिलेटेड, बिकॉज NEFT में ट्रांजेक्शन लिमिट है एक्चुअली में, ठीक है. अब बाकी सारे राइट क्यों है उसके बारे में जानते हैं. द NEFT इज अ हाफ आवरली बैचेस थ्रू द वर्ल्ड डे. जो हम लोग का सेकंड ऑप्शन है कि वो बैचेस वाइज चलता है, तो हाँ वो बैचेस वाइज चलता है, बिकॉज NEFT को हम लोग को बैचेस वाइज ट्रांसफर करवाना पड़ता है, कि बिकॉज उसमें टाइम स्लो, NEFT का जो टाइमिंग है ये करने का, NEFT में ज़्यादा अमाउंट ऑफ ज़्यादा पेमेंट अमाउंट होती है, ज़्यादा ट्रांजेक्शन अमाउंट होती है, उसके लिए उसको बैचेस वाइज हम लोग यूज़ करते हैं. जो हम लोग का थर्ड ऑप्शन है उसके अंदर NEFT जो है, द पेमेंट सिस्टम इज अ फैसिलिटेटेड वन टू वन फंड ट्रांसफर. तो यस, इज अ वन टू वन फंड ट्रांसफर है. अगर हम लोग को एक को भेजना है, जैसे कि हम है किसी और को भेजना रहेगा, तो ये वन टू वन फंड ट्रांसफर इसको हम बोलते हैं, मतलब पर्सन टू पर्सन, सिंपली पर्सन टू पर्सन हम उसको भेजते हैं. देन ऑप्शन डी, ओनली बैंक ब्रांचेस विद NEFT एम्बेडेड कैन बी पार्ट ऑफ द NEFT फंड ट्रांसफर. तो यस, इट्स ट्रू, ठीक है. बैंक ट्रांसफर्स या फिर बैंक ब्रांचेस भी इज NEFT के पार्ट होते हैं, बिकॉज बैंक टू बैंक हम लोग उसके अंदर पैसे हम लोग भेज रहे हैं, तो NEFT बैंक टू बैंक नेटवर्क्स में आता है. सो इन स्टेटमेंट्स में से ए ही ऐसा स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग है. इज नॉट ट्रू अबाउट द NEFT. देयर इज नो लिमिट ऑन ट्रांजेक्शन थ्रू द NEFT. सो इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. UPI इज अ डैश पेमेंट सर्विस. UPI किस टाइप का पेमेंट सर्विस ऑप्शन है हमारे लिए, ठीक है. ए, ऑफलाइन, बी, ऑनलाइन, ऑप्शन सी, मोबाइल नेट, या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस अबव. सो UPI पेमेंट सिस्टम जो है वो एक्चुअली में ऑनलाइन बेस्ड पेमेंट सिस्टम है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है. बिकॉज हम लोग UPI जो इंटरफेस है हम लोग ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग कोई भी फिजिकल चीज़ें नहीं करते. ऑफलाइन बेस्ड मतलब क्या होता है कि रिसिप्ट वगैरह यूज़ करके या फिर स्लिप वगैरह यूज़ करके पेमेंट वगैरह सर्विस करवाना, तो वो हम नहीं करते, हम ऑनलाइन बेस पे करते हैं उसको, ठीक है. डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग उसका सामने वाले का UPI ID का यूज़ करके डायरेक्टली हमारे फ़ोन से उसके फ़ोन में या फिर हमारे बैंक से उसके बैंक में डायरेक्टली पैसे ट्रांसफर करवाते हैं. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, UPI इज अ ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मतलब UPI. सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो UPI के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना हर बार, क्योंकि क्वेश्चन के लिए ट्रू, कभी कभी ट्रू के बारे में पूछते हैं, कभी कभी फॉल्स के बारे में पूछते हैं, या फिर नहीं के बारे में पूछते हैं. तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ोगे तभी तुम्हें समझेगा कि उसका एक्चुअल में पूछा क्या है ना. स्टूडेंट मोस्टली वही करते हैं कि क्वेश्चन पूछते हैं, जो पूछा रहता है उसको पढ़ते नहीं है ठीक से, उसकी वजह से रॉन्ग आंसर क्लिक करके आ जाता है. तो वो नहीं करना है हमें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जिसके द्वारा हम लोग अच्छी तरह से उसका आंसर दे पाए. ऑप्शंस देखते हैं. ए, UPI is a instant payment system developed by the National Payment Corporation of India (NPCI). Option number B, through the UPI all payment are instant and take place in banking hours. Option number C, under UPI person will have a single identity and password for the using the multiple bank accounts. Option number D, UPI is based on the immediate payment service IMPS infrastructure. सो इसमें से एक स्टेटमेंट रॉन्ग है. सो द आंसर इज बी, थ्रू द UPI ऑल पेमेंट आर इंस्टेंट एंड टेक प्लेस इन बैंकिंग आवर्स. एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है. UPI पेमेंट जो है वो 24/7 ऑन होता है. तो जरूरी नहीं कि बैंक चालू है, इसका मतलब सिंपल सा स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि बैंक चालू है तब तक ही आपका पेमेंट हो सकता है, उसके बाद में नहीं होगा. तो एक्चुअली में ये रॉन्ग है UPI के रिलेटेड, कि हाँ UPI 24/7 चलता है, बैंक बंद भी हो जाए लेकिन उसका सर्वर तो ऑन होता है ना. सो बी स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. उसके बाद बाकी स्टेटमेंट ट्रू है, उसके बारे में देख लेते हैं. तो UPI इज अ इंस्टेंट पेमेंट सर्विस डेवलप बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. यस, NPCI ने उसको डेवलप किया हुआ है. सिंगल आइडेंटिटी पासवर्ड फॉर मल्टीपल अकाउंट्स. हाँ, UPI का एक ID होती है, सिंगल आइडेंटिटी एंड पासवर्ड. एक UPI ID होती है जिसको हम VPA बोलते हैं, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जिसको द्वारा हम लोग UPI से पेमेंट कर सकते हैं. आपको पता रहेगा UPI एक ID होती है हम लोग के पास. UPI इज बेस्ड ऑन द इमीडिएट पेमेंट सर्विस, राइट. UPI से हम लोग इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हैं, इमीडिएटली पेमेंट कर सकते हैं. तो ये उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता है. तो इसमें सिर्फ एक ही रॉन्ग है, वो है ऑप्शन बी, कि हम उससे जब तक बैंक चालू है तब तक ही उससे पेमेंट कर सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट उसमें रॉन्ग है.
सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 13, एईपीएस अलाउस बैंकिंग ट्रांजेक्शन। एईपीएस आधार एम्बेडेड पेमेंट सिस्टम एक्चुअली में, ठीक है, एईपीएस, जिसके द्वारा हम लोग आधार कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। ओके, बीच में बहुत सारे स्टेटमेंट आए थे कि आधार कार्ड को आपके बैंक से लिंक करना होता है। सो इसलिए बिकॉज बहुत सारी जगह पर बैंक फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो वहाँ पर गांव देहात में जैसे लाइक, तो वहाँ पर आधार कार्ड के द्वारा भी पेमेंट होता है। बिकॉज आधार कार्ड नंबर जो होता है वो यूनिक होता है, जिससे हम लोग बैंक अकाउंट को कनेक्टेड भी होता है वो, तो आधार कार्ड के नंबर से भी हम लोग डायरेक्टली बैंक में मनी ट्रांसफरिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि एईपीएस अलाउस द बैंकिंग ट्रांजेक्शन, तो इसमें से कौन सी चीज़ें एईपीएस हम कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए बैलेंस इंक्वायरी, ऑप्शन बी कैश डिपॉजिट, ऑप्शन सी कैश विड्रॉवल, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस अबव। ठीक है, सो अब तो आपको मालूम पड़ेगा होगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस अबव। वाई? बिकॉज तो एपीएस एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग ऑफकोर्स अगर मैं पैसे देख नहीं सकता है ना, बैलेंस इंक्वायरी हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं, कैश डिपॉजिट हुआ है कि नहीं वो देख सकते हैं, कितना डिपॉजिट है मेरे पास, कैश विड्रॉल देख सकते हैं सिंपली, जैसे हम लोग नॉर्मल तरीके से बैंकिंग में देखते हैं, पासबुक वगैरह चेकिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें अंदर हम लोग कर सकते हैं एपीएस का यूज़ करके। बस इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं आधार कार्ड नंबर का या आधार कार्ड का, और पासवर्ड के लिए हम लोग एज अ बायोमेट्रिक यूज़ करते हैं। सो इस स्टेटमेंट के लिए, इसमें स्टेटमेंट के लिए नॉर्मली डी ऑल ऑफ दिस अबाउ, ये सारे फैसिलिटीज हम लोग एईपीएस द्वारा यूज करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।